सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कौशल में। और आज मैं बिहार स्पेशल का क्लास 4 लेकर आ रहा हूं। और इसमें मैं 67 बीपीएससी में दो एग्ज़ाम हुए थे, एक कैंसल्ड एग्ज़ाम और एक री एग्ज़ाम। तो मैं री एग्ज़ाम का बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू सॉल्व कराने जा रहा हूं। और इसमें मैं आप लोगों के सामने जितने भी तथ्य होंगे एक क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे तथ्य मैं आपके सामने रख दूंगा। और आशा है कि आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो चलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करते हुए मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य की शहरीकरण का स्तर क्या है? चूंकि ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा है, तो अब हम लोग 21-22 का याद नहीं रखेंगे, अब हम लोग 23-24 का याद रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। तो चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे सर्वे 2023-24 बिहार के परिदृश्य में। और अगर इसमें बात करें तो ये 12 फरवरी को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो है वो लाते हैं, पेश करते हैं। 12 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, और ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इसमें इन्होंने बताया जो शहरीकरण का स्तर है, शहरीकरण का स्तर अभी फिलहाल 17.1% है। 17.1%। यानी कि आपको शहरीकरण का स्तर जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि 2011 में शहरीकरण का स्तर क्या था। 11.3% था 2011 में, जब जनगणना हुई थी। फिर 2021-22 में शहरीकरण का स्तर 15.3%। 2022-23 में शहरीकरण का स्तर 16.2%। और 2023-24 में शहरीकरण का स्तर 17.1%। और ये जो शहरीकरण का स्तर है 17.1% इस साल का, वो राष्ट्रीय स्तर से ऊंचा है, राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। यानी कि भारत के लेवल से भी ज्यादा है, शहरीकरण से ज्यादा है। और आपको ये बात याद रखना है कि सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ का हुआ है। शहरीकरण, इसका क्रम आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है पीएमएन, पीएमएन यानी कि पटना, मुंगेर और नालंदा। नालंदा, एक पे पटना, दो पे मुंगेर, तीन पे नालंदा। और पटना का कितना है? 44.3%। पटना का है 44.3%। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसी में आपका शहरीकरण से दो क्वेश्चन पूछा था 67 बीपीएससी में। एक देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले पटना, मुंगेर, नालंदा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। और इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका 2021-22 का पूछा है, तो 15.3%। हम लोग को ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। 23-24 वाला आपको याद रखना है, बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको इसमें याद रखना है खादी और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। और ये भाजपा के सांसद हैं और भोजपुरी सिंगर भी हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी नहीं, मनोज तिवारी। अगला, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर, ये किस जिले में है? सीतामढ़ी में है। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति सीतामढ़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार के राज्यपाल, ये उस समय के हिसाब से है,
हम लोग अभी के हिसाब से पढ़ेंगे। राज्यपाल का बात करें, अगर बिहार के राज्यपाल का बात करें तो अभी हैं हमारे राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, आपको बिहार का फर्स्ट राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? जेम्स शिफ्टन, सर जेम्स शिफ्टन। और यही अगर आपसे बात करेगा प्रथम भारतीय राज्यपाल, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल, या आपको बोल दे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल, तो ये हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, ये भी आपको याद रखना है। चौथा, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बिहार के कौन है? के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। और अगर बात करें पहला चीफ जस्टिस, बिहार का फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो जेम्स चैमियार, जेम्स चैमियार। ये भी आपको ये दोनों याद रखना है, वर्तमान और पहला, क्योंकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पांचवा, अगला क्वेश्चन, बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये हो जाएंगे एच आर श्रीनिवास, एच आर श्रीनिवास, एच आर श्रीनिवास। ठीक है, अगला छठा नंबर, बिहार के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ये कौन है? प्रशांत कुमार शाही, प्रशांत कुमार शाही। ये आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है और आप थोड़ा सा बिहार से रूबरू भी हो रहे हैं। और अगर यही आपका बात करें, पहला एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता बाबू बलदेव सहाय, बाबू बलदेव सहाय। महाधिवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एजे। अगला सातवां, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव। और ये बीजेपी से है, नंद किशोर यादव। अगला, बिहार के विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह। और ये याद रखना है, जो विधान परिषद के सभापति चुने जाते हैं वो 184 का एक के तहत चुने जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 184 का 1 के तहत। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब बिहार में राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं कितनी बार लगा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लगा है, कुल 8 बार, 8 बार। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून
1968। आपको ईयर याद रखना है बस। 1968। 1968। तो आपको ये पहला वाला का सीएम याद रखना है। सीएम कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। और आपको राज्यपाल याद रखना है। नित्यानंद कानून को। कानून को यानी कि भोला पासवान शास्त्री और नित्यानंद कानून को, ये दोनों सीएम और राज्यपाल। अब बात करते हैं अगला कब कब लगा। 1969 में लगा है, 1972 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, 1995 में लगा है और 1999 में लगा है। यानी कि 3 4 5 6, अच्छा एक 9 ज़्यादा हो गया। हाँ, तो ये आपका इस समय भी आपका राष्ट्रपति शासन लगा है। और सबसे लास्ट 8वां बार 2005 में लगा है। तो पहला और आखिरी बार में आपको याद रखना है कि कौन सीएम थे और कौन राज्यपाल थे। आखिरी बार जब 2005 में लगा था उस समय सीएम हमारी थी राबड़ी देवी और हमारे राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन थे उस समय? बूटा सिंह। बूटा सिंह। बूटा सिंह। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड कितने तथ्य हैं आपको बैठा के रखना है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन प्रहार। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार जो है वो इसमें शराबबंदी से रिलेटेड है। शराबबंदी से रिलेटेड। राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों से गिरफ्तारी के लिए। तो ये आपका शराबबंदी से संबंधित है। अगला है आपका बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो उत्तर भारत का पहला पहला और भारत का चौथा, फोर्थ बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया? भागलपुर में। भागलपुर में। उत्तर भारत का पहला, भारत का चौथा। तो भारत का चौथा है तो बाकी तीन को कौन कौन है? सबसे पहला है चेन्नई, दूसरा है जयपुर, तीसरा है भुवनेश्वर। बर्ड्स रिंगिंग स्टेशन में पहला नंबर है चेन्नई का, दूसरा नंबर जयपुर का, तीसरा नंबर भुवनेश्वर का। चौथे नंबर पे भागलपुर में बना है। और ये क्यों बनता है? प्रवासी पक्षी जो होते हैं, प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए। और अनुसंधान के लिए ये आपको याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हम लगा दिए 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में वहाँ स्टार्ट की गई है। और ये किसकी तर्ज पर की गई है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स पुराना हो गया, नया में ये नहीं पूछेगा। अगला अगला है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? यहाँ देखिए
देखिए, ये हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए बार बार लिखना इसको सही नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री में आपको टोटल 6 चीज पढ़ना है। बिहार में तुर्क शासन, अफगान शासन में बिहार जैसे कि शेरशाह सूरी, तीसरा सल्तनत काल में बिहार, चौथा सिख धर्म, पांचवा मुगल काल में, और छठा कर्नाट वंश। इसमें से 2 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार में तुर्क शासन और कर्नाट वंश। बाकी 1 2 3 चीज हम लोग को पढ़ना, बाकी 4 चीज। चलिए तुर्क शासन फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिहार में तुर्क शासन, सबसे पहले समझना है कि बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इसको पहली सफलता कब मिलती है? उदंतपुरी बिहार, जो कि बिहार शरीफ में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय या बिहार बोलिए जो बोलिए, ये बिहार शरीफ में है। इस पर विजय 1198, आपको ईयर भी याद रखना है। 1198 में उदंतपुरी पर बख्तियार खिलजी जो है वो अपना शासन कर ले जीत प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वो 3 विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, भी का मतलब विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। ठीक, तो ये भी इसका जीत है। ठीक है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी हार है। दूसरा 1203 से 1204, देखिए 1198 में था, लगभग 5 साल के बाद 1203 से 1204 में वो नदिया बंगाल, जो कि उस समय सेन वंश की राजधानी थी नदिया बंगाल, वहां पर आक्रमण कर दिया। उस समय सेन वंश का राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन वही राजा है जिसके दरबारी कवि थे जयदेव, जो कि गीत गोविंद की रचना की है। फिर पूछता है गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव। और जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सेन वंश का था, बंगाल का, और जो जो अपनी राजधानी क्या बनाया था? नदिया। इसी नदिया पर आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी 1203 से 4 में। लेकिन ये जो लक्ष्मण सेन है वो भगोड़ा था। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से बिना लड़े ही भाग जाता है, और जब ये भाग जाता है तो क्या राजधानी उसकी नदिया ही रहेगी? नहीं, बख्तियार खिलजी अपना अलग राजधानी बनाता है। बख्तियार खिलजी इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है, यानी कि पहले राजधानी था नदिया, जब तक सेन वंश था। सेन वंश हटा, बख्तियार खिलजी आया, लखनौती वंश, लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन बख्तियार खिलजी को कौन मार देता है? उसी का एक अधिकारी था अली मर्दान। उसका एक अधिकारी कौन था? अली मर्दान। अली मर्दान इसको मार देता है, और इसके शव को, यानी कि इसके लाश को इमादपुर बिहार शरीफ में दफना दिया जाता है। आपसे पूछे बख्तियार खिलजी का कब्रिस्तान कहाँ है, कब्रगाह कहाँ है, या फिर उसका मकबरा कहाँ है, तो वो भी बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ, आया भी बिहार शरीफ, चला भी गया बिहार शरीफ से। आगे अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से करना है। देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कहीं कहीं प्रसन्न सिन्हा भी लिख देता है, तो दोनों सेम है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये क्या थे? सबसे पहले तो बिहार प्लस उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर। दूसरा, बंगाल के फर्स्ट महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। तीसरा क्या थे? ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। और चौथा, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से इतना चीज हम लोग को याद रखना, ये 4 चीज। आपको इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से रिलेटेड। अगला, संथाल विद्रोह।
तो आज हम लोग सारा विद्रोह देख लेंगे बिहार से रिलेटेड। संथाल विद्रोह के जो हमारे नेता थे वो आपके सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू, ठीक है, कौन कौन है? सिद्धू कान्हू, और कौन है? चांद भैरव। सिद्धू कान्हू के भाई थे चांद भैरव, और इनकी दो बहन थी, फूलो झानो। फूलो झानो। ये आपको टोटल 6 नाम याद रखना है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो संथाल विद्रोह के नेता थे। तो चलिए, झारखंड से रिलेटेड, सॉरी बिहार से रिलेटेड जितने भी विद्रोह हैं वो सब देख लेते हैं। झारखंड और बिहार से कॉमन, उस समय तो बिहार भी था। तो सबसे पहला है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह ये कब हुआ था? 1789 से 94। 1789 से 94। और ये होता है छोटा नागपुर में। तो इसको हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। दूसरा है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से 1802। 1800 से 1802। कौन था? जगह था पलामू। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। भूषण सिंह, ये भी आपको याद रखना है। पलामू, भूषण सिंह। तीसरा हो विद्रोह। हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21। कहाँ पर होता है? झारखंड के सिंहभूम एरिया में। सिंहभूम, ठीक, सिंहभूम एरिया में। अगला कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831-32। कहाँ पर? छोटा नागपुर। और कौन थे इससे रिलेटेड? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56। 1855 से 56 संथाल विद्रोह। और ये होता है आपका संथाल परगना में। संथाल परगना झारखंड और बिहार का कॉमन एरिया है। और इसमें आपका सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, 6 आदमी का नाम याद रखना है। सिद्धू कान्हू तो सबसे मेन है, फिर चांद भैरव, इनके 2 भाई हैं, और इनकी 2 बहन है फूलो झानो। 4 भाई 2 बहन इसका नेतृत्व करते हैं। कहाँ पर? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कहाँ होता है? संथाल परगना में। अगला छठा नंबर, सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह ये होता है 1858 से 95। और ये छोटा नागपुर और सिंहभूम दोनों में होता है। छोटा नागपुर में भी होता है और सिंहभूम में भी होता है। हम लोग को बिहार के रिस्पेक्ट में इसको याद रखना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। बस अगर याद रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन नहीं पूछेगा। अगला मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में यानी कि झारखंड में। और कौन करते हैं? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, इसको धरती आबा भी बोलते हैं। धरती आबा। और इस आंदोलन को उलगुलान भी बोलते हैं। उलगुलान आपको याद रखना है। उलगुलान भी इसको बोलते हैं। 8वां नंबर, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत विद्रोह ये कब हुआ था?
1913 से 14, 1913 से 14 गुमला एरिया में होता है, गुमला। और इसको करने वाले 3 लोग थे, बलराम भगत, जतरा भगत और देवमनिया भगत। देवमनिया भगत, ये 3 लोग थे। सबसे इम्पोर्टेंट है बीच वाला, जतरा भगत, उसके बाद बलराम, फिर देवमनिया। ये तीनों लोग आपका ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड थे। तो ये आपका कुछ विद्रोह था बिहार झारखंड से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कभी भी एग्जाम में पूछ देगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कौन है इसके नेता। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो गया। अब आते हैं संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। चलिए, संथाल विद्रोह। सबसे पहले संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह सबसे पहला, ठीक है, 1855 से 56 ईस्वी, 1855 से 56 ईस्वी संथाल विद्रोह, ठीक। और ये 1857 की क्रांति से ठीक तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक हुआ था। यानी कि किस एरिया में हुआ था? भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में। यानी कि भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र, क्या इस एरिया का कुछ स्पेशल नाम है भागलपुर से राजमहल क्षेत्र का? हाँ, इसका नाम है दामन एक कोह। दामन एक कोह। कमेंट करके बताना है कि दामन एक कोह कब स्थापना हुआ था। दामन एक कोह का, दामन एक कोह का स्थापना कब हुआ था, इसको कमेंट करके बताना है। अगला, ये संथाल विद्रोह है, ये जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। और कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने भारत की प्रथम जनक्रांति कहा। इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति, ये शब्द कहा था, भारत की प्रथम जन क्रांति, कार्ल मार्क्स। अगला देखते हैं, ये संथाली विद्रोह जो था, इसमें इसका कारण क्या था? विद्रोह का कारण, कारण था बाहरी लोग। जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग जिसको दीकू बोलते हैं, दीकू, बाहरी लोग को दीकू, यानी कि बाहरी लोगों यानी कि दीकुओं द्वारा शोषण, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में, परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। यानी कि जो बाहरी लोग शोषण करते थे, मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था, इसमें परिवर्तन आ गया था। इसलिए इस विद्रोह को लाना अनिवार्य हो गया था उनके लिए। नेतृत्वकर्ता हम लोग पढ़ ही लिए हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो। लेकिन यह असफल रहा, यह विद्रोह असफल रहा, असफल रहा। कारण, असफलता का कारण क्या था? कि जितने भी लोग थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, सभी इनके अलावा लोग जुट नहीं पाए, ठीक है। लेकिन असफलता के बावजूद कुछ सफलता भी मिली। बावजूद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम 1869, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम
इसको मान्यता दी गई, मान्यता मिली। और संथाल परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। यानी असफल तो हुआ, लेकिन कुछ सफलता भी मिला, इन सब चीज को मान्यता मिला। विद्रोह कभी भी असफल नहीं होता है, कुछ सफलता जरूर मिलती है उसमें। दूसरा दूसरा संथाल विद्रोह के बाद दूसरा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, ईयर आपको याद रखना है 1895 से 1900, 1895 से 1900 ईस्वी। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी। यह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। कौन थे नेतृत्वकर्ता? हमारे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा, बिरसा मुंडा। और इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान, उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा और उलगुलान विद्रोह, ये दोनों को आपको याद रखना है। पूछ जाएगा किस विद्रोह को उलगुलान बोलते हैं, तो मुंडा विद्रोह को बोलते हैं। ठीक। इस विद्रोह का कारण क्या था? कारण कारण वही था, दिकुओं द्वारा शोषण। दिकु मतलब बाहरी, ठीक है। दिकुओं द्वारा शोषण, जो भी बाहर से लोग आए थे उनके द्वारा शोषण किया जा रहा था। और दूसरा खुटकट्टी व्यवस्था, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। यही तीन कारण था इस विद्रोह का। दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। इस तीन कारणों के चलते आपका ये विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह। ठीक। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे, आनंद पांडे, ये भी याद रखना है। ठीक। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका अवतार बताया? स्वयं को सिंह बोंगा, भगवान को बोलते हैं सिंह बोंगा, सिंह बोंगा का अवतार बताया, का अवतार बताया, सिंह बोंगा का अवतार। ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा को और क्या बोलते थे? धरती आबा, धरती आबा, जगत पिता। ये दोनों आपको याद, धरती आबा, जगत पिता। एक क्वेश्चन आप हमको बताइए कि आदिवासी शब्द कौन दिया? यहाँ लिख लीजिए। आदिवासी शब्द देने वाले जो थे उनका नाम था ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या पता कौन क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ दे। उनको जितना क्वेश्चन दिमाग में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अगला, बिरसा मुंडा स्वयं को सिंह सिंह बोंगा का अवतार बताते थे और उनको धरती आबा और जगत पिता भी बोलते थे। ठीक है। ये कई जगह पर बिरसा मुंडा जो है अंग्रेजों को हराए थे। 1899 तक ये विद्रोह काफी सक्रिय रहा, 1899 तक। लेकिन यह विद्रोह कब दब गया? जब 3 फरवरी 1900 ईस्वी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। सो रहे थे, सोते समय गिरफ्तार कर लिया। ठीक। 3 फरवरी 1900 ईस्वी। देखिए 3 फरवरी को इनको गिरफ्तार किया और हमेशा इनको जून तक इनको
जेल में ही रखा। 9 जून 1900 ईस्वी, यानी कि 9 जून, कितना दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फरवरी से आप देखिए ना, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने बाद, 4 महीने 6 दिन बाद बिरसा मुंडा की हैजे हैजा के कारण मृत्यु हो गई। हैजा हो गया था, खराब पानी देता होगा जेल में, हैजा के कारण मृत्यु हो गई। और पहले जो था इसका कोई इलाज नहीं था। हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। और अ, इसको इसमें जो होता है डिप्लोकोकस कोलेरी, है ना, इसके कारण होता है। और कोलेरा के जीवाणु की खोज कौन की थी, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हैजा के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन था कि कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था शायद, हाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक चीज और समझना है कि क्या ये जो युद्ध था वो युद्ध बेकार चला गया? नहीं, हम बताए थे कोई भी विद्रोह बेकार नहीं होता है, असफलता के बावजूद भी, ठीक है। आपको खुटकट्टी व्यवस्था जो था, एक खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन, इसका ये रीजन था, परिवर्तन कर दिया गया था, उसको पुनर्बहाल किया गया। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट लाया गया। तो ये आपको याद रखना है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विद्रोह के परिणाम स्वरूप दो चीज आया, स्वरूप क्या आया? खुटकट्टी व्यवस्था पुनः बहाल की गई, यानी कि जो समाप्त हो गया था खुटकट्टी व्यवस्था वो फिर से वापस आया। और क्या हुआ? CNT एक्ट 1908, यानी कि CNT एक्ट को हिंदी में बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। CNT एक्ट, CNT एक्ट में बहुत सारी धाराएं हैं जो JPSC में पूछा जाता है। बिहार के लिए उतना जरूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है। CNT एक्ट 1908 में लागू किया गया, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप? मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप। यहाँ याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, और संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप आया था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869। दोनों को याद रखना है। आगे अगला आपको जो विद्रोह में पढ़ना है वो वहाबी आंदोलन है। अगला क्या है? वहाबी आंदोलन। चलिए वो भी देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। चलिए, प्रवर्तक कौन है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक? अब्दुल अल वहाब, अब्दुल अल वहाब। लेकिन ये अरब क्षेत्र में प्रारंभ किया था। अब्दुल अल वहाब जो है अरब क्षेत्र में, यानी कि अरब वाले एरिया में स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन ये भारत में आया धीरे 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 धीरे, कोई तो लेके आया इसको भारत में। कौन लेके आया वो आप समझते हैं। भारत में नेतृत्व कौन करता है इस आंदोलन का? सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। भारत में प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन में बदल गया। उद्देश्य क्या था? प्रारंभ में इसका उद्देश्य धार्मिक सुधार था, बाद में यह राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन में बदल गया। सूरज, खोल दो गेट थोड़ा। राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन में बदल गया, यानी कि पहले इसका जो उद्देश्य था वो
धार्मिक सुधार करना था, बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन भी बदल गया ये भी समझने वाला बात है। दो केंद्र था इसका, इस विद्रोह का दो केंद्र था। दो केंद्र था, कौन कौन था? पहला था सतना, सितना, सितना। ये क्या था? पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सीमा पर। और दूसरा केंद्र था पटना, पटना, सितना और पटना, ये दो केंद्र थे वहाबी आंदोलन का। और सैयद अहमद बरेलवी जो है, जो सैयद अहमद बरेलवी है, ये बिहार में चार, पटना में अपने चार प्रतिनिधि चुने। पटना में चार प्रतिनिधि चुने। पहला था इनायत अली, दूसरा था विलायत अली, तीसरा था फरहत अली, चौथा था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, ये चार लोग को चुना पटना के लिए। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। इसी आंदोलन के तर्ज पर बंगाल में एक आंदोलन हुआ था, फरायजी आंदोलन। तो बंगाल का फरायजी आंदोलन, आंदोलन जो था वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। ये इतना उस समय तुल पकड़ लिया था बिहार में कि बंगाल में भी इससे रिलेटेड एक आंदोलन हो गया, जिसको फरायजी आंदोलन बोला जाने लगा। और इस आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्रूर नीति अपनाने लगे। इसका दमन के लिए 2 बार अभियान चलाया गया। 1863 ईस्वी में अम्बाला अभियान, तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान। पटना अभियान 1863 में अम्बाला अभियान और 1865 में पटना अभियान। और इस अभियान में क्या किया गया कि जो भी लोग पकड़ाता था उसको कारावास देता था, मृत्यु दंड देता था। यानी कि इसमें जो पकड़ाता था नेताओं को कारावास और मृत्यु दंड दिया जाने लगा। और धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो गया। यहीं से विद्रोह इंड हो गया। ठीक, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया। ये आप यहाँ समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। दो विद्रोह और है। कितना विद्रोह पढ़े हम लोग? तीसरा विद्रोह था वहाबी वाला। थर्ड विद्रोह था हमारा। चौथा है नूनिया विद्रोह और पांचवा है लोटा विद्रोह। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। 1770 से 1800 ईस्वी नूनिया विद्रोह। नूनिया जनजाति जो है सोरा उत्पादक वर्ग, याद रखिएगा। उस समय सोरा का उत्पादन किया जाता था। सोरा उत्पादक वर्ग जो थी वो नूनिया जनजाति थी। नूनिया जनजाति सोरा का उत्पादन बहुत ज्यादा करती थी। तो समझ सकते हैं इसी से रिलेटेड हुआ होगा। और सोरा का उपयोग किसमें होता था? बारूद बनाने में। सोरा का यूज कहाँ होता था? यूज होता था बारूद बनाने में। बारूद बनेगा तभी तो तोप का यूज होगा। बारूद बनाने में यूज होता था। और सोरा का मेनली जो उत्पादन होता था, सोरा का उत्पादन, वो मेनली एरिया था मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, सारण
हाजीपुर और पूर्णिया, हाजीपुर और पूर्णिया, ये सोरा से रिलेटेड है। 4 एरिया है, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। यहाँ पर सोडा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। अब अंग्रेज लोग क्या करने लगे कि बिचौलिया लोग जो है कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखाना को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय जो है गुप्त रूप से सोडा बेचना शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई तो उसका विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। यानी कि इसमें क्या करते थे कि बिचौलिया रखते थे। यानी कि सबसे पहले सोडा जो है ये बेचते थे अंग्रेज को। कौन बेचते थे? नोनिया जनजाति, नोनिया जनजाति, जनजाति। लेकिन अब क्या हो गया था, ये विद्रोह का कारण क्या था कि इनके और बीच में आ गए थे बिचौलिया। बिचौलिया, बिचौलिया के थ्रू अंग्रेज को बेचा जाता था। जो भी प्रॉफिट होता था अंग्रेज का प्रॉफिट, वो बिचौलिया को मिलता था, इसको नहीं मिलता था नोनिया जनजाति को। तो नोनिया जनजाति जो है वो चोरी से सोरा बेचने लगी, सोरा बेचने लगी। तो अंग्रेजों द्वारा रोका गया। इसी के चलते नोनिया विद्रोह हुआ। लेकिन नोनिया विद्रोह जो है ज्यादा दिन तक चला नहीं, अंग्रेज द्वारा दबा दिया गया, अंग्रेज द्वारा दबा दिया गया। आगे अगला है लोटा विद्रोह। पांचवा में है लोटा विद्रोह। ये 1856 में होता है, यानी कि 1857 की क्रांति से 1 साल पहले। लोटा विद्रोह। और ये कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा, जेल कैदियों द्वारा, मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। देखिए विद्रोह का कारण क्या है। जेल में जो कैदी होता था उसको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। जेल के कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या किया, पीतल का लोटा के बदले मिट्टी का लोटा देने लगा। मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया गया, निर्णय किया गया। ऑब्वियस सा बात है कि अगर आपको पीतल का लोटा के बदले मिट्टी का लोटा देने लगे, आप तो इसका विरोध कीजिएगा ही। तो जब आप विरोध कीजिएगा तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठेंगे, वो आपका विरोध का उल्टा आपको वो ये करेंगे। तो देखिए विरोध क्या किया गया, विरोध किया गया। लेकिन विरोध का एक परिणाम ये आया कि अंग्रेज को कैदी को पीतल का लोटा लौटाना पड़ा। यानी कि जीत हुई, इसमें क्या हुई, विद्रोहियों की जीत हुई और पीतल का लोटा देना पड़ा, पीतल का लोटा देना पड़ा। यानी कि यहाँ पर विद्रोहियों ने, कैदी लोग अगर मान लीजिए कि हड़ताल कर दिया तो बहुत समस्या का बात है, वो आपका हालत खराब कर देगा। तो ये रहा आपका आ, लोटा विद्रोह। अब आते हैं चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? याद रखिए 1905 में होता है बंगाल विभाजन। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन में ये कहा गया कि बंगाल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ईस्ट बंगाल जो भी बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जो भी पश्चिम बंगाल है। ठीक, 12 दिसंबर 1911 फर्स्ट सॉरी तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार लगा, या इसको सामान्यतः बोल सकते हैं दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, और ये दिल्ली दरबार लगता है किसका स्वागत के लिए? ये स्वागत होता है आपका जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और इसकी रानी विलियम मैरी का, विलियम मैरी का स्वागत, इसी के स्वागत में दिल्ली दरबार लगता है।
और इस दरबार के स्वागत के लिए जन गण मन गीत बनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन याद रखिएगा, जन गण मन इसी के स्वागत के लिए बनाया जाता है। और आप एक चीज और समझिएगा कि इसमें आपको बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। इसमें डिसीजन क्या लिया जाता है, घोषणा होता है। घोषणा 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम बोले मेरा इतना स्वागत किया है, चलो तुम लोग को भी खुश कर देते हैं। बंगाल का विभाजन रद्द, बंगाल का विभाजन रद्द, रद्द कर दिया गया। और क्या किया गया, कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी घोषित, दिल्ली राजधानी घोषित। याद रखिएगा, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया 1911 में, लेकिन दिल्ली राजधानी बना 1912 में। ये आपको याद रखना है, बना कब, 1912 में। तीसरा चीज क्या किया गया, चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको बस याद रखना है। तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि बंगाल का विभाजन तो बंद कर दिया गया, लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा, बंगाल और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा यहीं पर कर दी गई कि देखिए बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया, यानी कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अब नहीं बनेगा, लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग होंगे। तो क्या इसका कोई नोटिफिकेशन आता है, हाँ, 22 मार्च 1912 एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना आता है। क्या अधिसूचना आता है, बिहार और उड़ीसा के अलग प्रांत बनने की, अलग प्रांत बनने की। ये नोटिफिकेशन 22 मार्च को आता है, इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस, और इस दिन छुट्टी होता है बिहार में। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस, और यही 22 मार्च को बिहार में छुट्टी भी होता है। और हम लोग देखते हैं बिहार वास्तविक में अलग कब हुआ, 1 अप्रैल 1912। बिहार प्लस उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक प्रांत बना, प्रांत बना 1 अप्रैल को प्रांत बना, ठीक। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा पहले एक था, उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा अलग प्रांत बना। किस एक्ट के तहत, 1935 का एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत। और आप देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 है, ये 1912, ये 1936 है। आपको ये और समझना पड़ेगा कि 2000 में आपको 3 स्टेट बना है, 2000 में आपको 3 स्टेट बना है। आपको कोड वर्ड याद रखना है, CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। CUJ, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यू से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, और जे से हो गया झारखंड, झारखंड। और छत्तीसगढ़ आपका बना है कब, 1 नवंबर, 9 नवंबर, और ये बना है 15 नवंबर। झारखंड 15 नवंबर को क्यों बना, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्म दिवस होता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्म दिवस होता है, इसलिए 15 नवंबर को क्या बनाया गया, झारखंड दिवस मनाया गया। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है कि झारखंड का जो दिवस है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया, और ये कितना परसेंट, 46% भूभाग लेकर, भूभाग लेकर, यानी कि जितना एरिया था पहले बिहार का, उसमें से 46% लेकर झारखंड अलग हो गया, और 54% लेकर बिहार अलग हो गया। ये आपको
अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगला भौगोलिक क्षेत्रफल, आते हैं क्षेत्रफल पे। इसको हम काट के यहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ कर दिए बिहार का राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका अगर हम लोग बात करें बिहार का क्षेत्रफल का, पहले तो बिहार की पॉपुलेशन देख लेते हैं। इसको हटा लेते हैं। पॉपुलेशन और एरिया से हम लोग को गलती नहीं करना है। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, आप लोग ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। एरिया, पॉपुलेशन पहले बात करते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और एरिया, एरिया, ये दो चीज है जो बार बार रिपीट करती है एग्जाम में। बिहार का पॉपुलेशन 10,40,99,452। 10,40,99,452। भारत का 8.6%। भारत का 8.6%। अब एरिया में आ जाते हैं। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और ये भारत का 2.86%। 2.86%, यानी कि अगर हम लोग जनसंख्या में बात करें तो भारत में ये थर्ड स्थान आता है। लेकिन पॉपुलेशन का बात करें, सॉरी एरिया का बात करें, तो ये भारत में 12वां स्थान पर आता है। 12वां स्थान पर आता है। एरिया में 12वां, पॉपुलेशन में तीसरा। ठीक, एक एक करके दोनों को समझ जाते हैं। अगर यही पॉपुलेशन में हम लोग बात करें शहरी और ग्रामीण, तो शहरी पॉपुलेशन है 11.3% और ग्रामीण पॉपुलेशन है 100 में से घटा दीजिए 88.7%। 88.7%, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन का बात करें, मैक्सिमम पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना, दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या का बात करें तो शेखपुरा, शिवहर और तीसरा नंबर पर है अरवल। अरवल। ठीक, आगे आते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी। तो बिहार में हम लोग देखते हैं दो तरह का नदी है, हिमालयी नदी और एक पठारी नदी। चलिए इसको हम लोग मैप निकालते हैं बिहार वाला, ये नदी वाला मैप। ये देखिए, ये हमारा मैप है। इस मैप से समझते हैं। यहाँ पर है हिमालय, यहाँ पर है हिमालय और इधर से जो जाएगा वो पठार, पठारी नदी, हिमालयी नदी। आपको ये समझना होगा कि जो हमारा नदी साउथ की तरफ बहेगा, बीच से देखिए गंगा कैसे जा रहा है, ये हमारा गंगा है, यहाँ से आया, ये हमारा बीच में एकदम बीचों बीच गंगा नदी है। ये ये हो गया गंगा नदी। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है
गंगा। अब इसमें इधर से आता है आपका, यहाँ से आया गंगा में घाघरा, घाघरा नदी। इधर से आया इसमें गंडक। इधर से आया यहाँ बूढ़ी गंडक। इधर से आया बागमती। इधर से आया कमला। इधर से आया कोसी। इधर से आया मेची। मेची नदी मिल जाता है महानंदा में, और फाइनली महानंदा आता है, फिर गंगा में, और ये गंगा निकल के चला जाता है। तो ये जो भी आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है, इधर नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ से गंगा में आ रहा है, वो है हिमालयी नदी। और जो साउथ है, साउथ से गंगा में जा रहा है नॉर्थ की तरफ, वो है हमारी पठारी नदी। पठारी नदी कौन कौन देखिए आप? कर्मनाशा। ठीक, कहते जो भी आपने कर्म किया है वो नाश हो जाता है। अगला सोन नदी, यहाँ से जाता है आपका, अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के जाता है ये सोन नदी। पुनपुन नदी चोरहा पहाड़ी से निकलता है। फल्गु नदी यहाँ से निकला, गंगा में मिला। उसके बाद आपका निकलता है क्यूल नदी, गंगा में जाता है, क्यूल नदी गंगा में जाता है, और इस तरह करके आपका मिल जाता है। तो ये था आपका मैप, हिमालयी नदी और ये नदी। आपका समझिए कोशी नदी के बारे में जानते हैं, सारा नदी के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी निकलेगा कहाँ से? गंगोत्री, उत्तराखंड से। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगा, और जाएगा कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि गंगोत्री से आता है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। और एक चीज समझना है कि ये भारत में गंगा नदी जो है, इंडिया में, भारत में इसकी पूरी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, 25-25 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन बिहार में अगर बात करें, बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। और गंगा नदी से रिलेटेड कोई तथ्य? गंगा नदी टोटल जो प्रमंडल है आपका, 9 प्रमंडल, उसमें से 7 प्रमंडल से गुजरता है, 7 प्रमंडल से गुजरता है। तो हमारे पास टोटल 9 प्रमंडल है, उसमें से ये 7 प्रमंडल से गुजर गुजर रहा है। कौन प्रमंडल है जिससे नहीं गुजरता है? आपको याद रखना है, कोसी प्रमंडल से नहीं गुजरता है, और मगध प्रमंडल से नहीं गुजरता है। बाकी ये सारा प्रमंडल से गुजरता है। और आपको याद रखना है, ये टोटल 12 जिला से गुजरता है, 12 जिला से गुजरता है, गुजरता है। गंगा नदी जो है टोटल आपका 12 जिला से गुजरता है। देख लेते हैं उसका भी मैप। इसमें मैप नहीं है, उसका मैप हम लोग देखना चाहेंगे। अच्छा, उसका मैप कभी और बाद में बता देंगे। तो ये टोटल 7 प्रमंडल से गुजरता है और 12 जिला से गुजरता है। ये आपको गंगा नदी का याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो गंगा से कहाँ मिलता है? सारण में, सारण में मिलेगा। यानी कि यहाँ याद रख लीजिए कि घाघरा यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो ये जगह कहाँ पर मिला गंगा से? सारण में। ठीक है, कर्मनाशा कहाँ मिलेगा? इसको यहाँ लिखने से ज़्यादा अच्छा है, घाघरा के बगल में लिख देते हैं। घाघरा कहाँ मिलेगा? सारण में। घाघरा मिलेगा सारण में। कर्मनाशा मिलेगा चौसा में, चौसा में। यानी कि कर्मनाशा जो है वो गंगा नदी से कहाँ मिलेगा? चौसा में, चौसा में। गंडक, गंडक नदी मिलेगा सोनपुर में। यहाँ पर मिलेगा, ये जगह सोनपुर है। तो गंडक नदी कहाँ मिलेगा? सोनपुर में। गंडक नदी मिलेगा सोनपुर में। ये देखिए गंडक नदी आपका यहाँ से आ रहा है, नेपाल से होते हुए, और आपका यहाँ पर सोनपुर, सोनपुर में मिल रहा है।
में लिख दे, गंडक के बगल में लिख दे सोनपुर, यानी कि गंगा नदी से कहाँ मिलेगा? सोनपुर में। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक मिलेगा खगड़िया में, यहाँ पर मिलेगा, ये जगह है खगड़िया, खगड़िया, यानी कि बूढ़ी गंडक मिलेगा खगड़िया में। अगला है बागमती। बागमती तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये आपका यहाँ पर आपका कोसी में मिल जाएगा। बागमती आपका कोसी में मिल जाएगा, कोसी में मिल जाएगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कोसी में मिल जाएगा। कमला नदी, कमला नदी भी कोसी में मिल जाएगा, ये नदी भी देखिए यहाँ पर कोसी में मिल जाएगा। कमला नदी भी आपका, यानी कि आप याद रख लीजिए, कमला नदी भी आपका कहाँ मिलेगा? कोसी में। कमला नदी भी आपका कोसी में मिल जाएगा। कोसी नदी कहाँ मिलेगा? कुर्सेला में। कोसी नदी मिलेगा कुर्सेला में, यानी कि कोसी नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ मिलता है? कुर्सेला। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुर्सेला, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुर्सेला कहाँ पड़ता है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। आगे आते हैं, कोसी हो गया। महानंदा, महानंदा जो है यहाँ पर मिलेगा, ये बिहार से बाहर है, और ये बिहार से बाहर कहाँ है? मालदा। महानंदा कहाँ मिलेगा? मालदा में। मालदा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मालदा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अगला, अब हम लोग सोन नदी का बात करते हैं। सोन नदी मिलेगा दानापुर में, सोन नदी मिलेगा दानापुर में, दानापुर। पुनपुन का बात करें तो पुनपुन मिलेगा फतुहा में, फतुहा, फतुहा। पुनपुन गंगा से मिलेगा फतुहा में। फल्गु का बात करें तो फल्गु जो है वो पुनपुन नदी में जाके मिल जाता है। फल्गु डायरेक्ट नहीं मिलता है, पुनपुन में मिल जाता है, पुनपुन। फल्गु जो है वो पुनपुन में जाके मिल जाता है। अगला, अजय नदी। अजय नदी तो दिया नहीं इसमें। क्यूल नदी, क्यूल नदी गंगा में मिल जाता है लखीसराय में। क्यूल कहाँ मिलेगा? लखीसराय। क्यूल नदी गंगा में कहाँ मिलेगा? लखीसराय, लखीसराय में। यहाँ पर एक सकड़ी नदी है, ये जो है सकड़ी नदी है। सकड़ी भी नहीं दिया, अजय नदी भी नहीं दिया, तो सकड़ी नदी और अजय नदी। अजय नदी, सकड़ी जो है वेस्ट बंगाल में मिलता है, और अजय नदी जो है, सकड़ी क्यूल में मिलता है और अजय नदी वेस्ट बंगाल में जाके मिलता है। तो ये सारा नदी जो था, ये हम लोग देख लिए कि कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात। तो ये तेलहर कुंड का अगर हम लोग बात करें तो ये कैमूर जिला में है, कैमूर जिला में। हम लोग सारा जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात, बिहार का जितना भी जलप्रपात है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात जो है वो है आपका नवादा में, नवादा में ठंडा पानी है यहाँ पे ककोलत का। दूसरा, दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, यह है रोहतास में, रोहतास में। और इसमें खास बात यह है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तीसरा, कर्मनासा जलप्रपात। जानते हैं कर्मनासा नदी जो है वो गंगा से मिलता था चौसा में, चौसा है बक्सर में, तो ऑब्वियस बात है कर्मनासा जलप्रपात भी बक्सर में ही होगा। ऐसे करके आप दिमाग लगा सकते हैं, आइडिया यहीं से मिलेगा। चौथा, धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात है आपका सासाराम, और सासाराम आपका कहाँ है? रोहतास, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। अगला है आपका
मंझर कुंड, मंझर कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात, ये भी आपका सासाराम रोहतास में है, यानी कि इसको ऐसे कर देते हैं, सासाराम रोहतास में। छठा, जियार कुंड, जियार कुंड जलप्रपात, जियार कुंड जलप्रपात है भोजपुर में, भोजपुर। और अगला है आपका तेलहर कुंड, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये है कैमूर में, कैमूर। कैमूर में एक और जलप्रपात है करकट जलप्रपात, करकट जलप्रपात। तो ये आपका जलप्रपात से रिलेटेड सारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। अगला है जलप्रपात के बाद गर्म जलकुंड, बिहार के गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड। सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड तो हम लोग जान रहे हैं ब्रह्मकुंड है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड, ये ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में है, राजगीर में है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड। और हम लोग बात करें राजगीर में कौन कौन है, और तो सूर्य कुंड, और सप्तधारा, सप्तधारा, नानक कुंड, नानक कुंड, और मखदुम कुंड, मखदुम कुंड, और गोमुख कुंड, गोमुख कुंड। इतना जो है वो और है राजगीर में, यानी कि ब्रह्म कुंड के अलावा सूर्य कुंड, सप्तधारा, नानक कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड। एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहाँ पर ये छह, छह था राजगीर में। दूसरा हम लोग देखते हैं मुंगेर में, देख लेते हैं मुंगेर में कौन कौन है। मुंगेर में आपका जितना भी रामायण से रिलेटेड है, रामेश्वर कुंड, ठीक, राम के बाद सीता ले लेते हैं, सीता कुंड। इसके बाद लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ऋषि कुंड। उसके बाद जन्म कुंड, जन्म कुंड, ये हो गया था। फिर उसके बाद आ, श्रृंगार ऋषि कुंड, तो ऋषि कुंड तो आ ही गया है, श्रृंगार ऋषि कुंड वही उसी का हो जाएगा, श्रृंगार ऋषि कुंड। उसके बाद भराड़ी कुंड, भराड़ी कुंड। उसके बाद पंचतर कुंड, और सबसे लास्ट में आता है भीम बांध, भीम बांध में ही मुंगेर के एसपी का हत्या हुआ था, भीम बांध। तो ये आपको टोटल मुंगेर का याद रखना है। तीसरा, गया में एकमात्र है अग्निकुंड, अग्निकुंड, आसान है गया का याद रखना, अग्निकुंड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील, तो ये आ जाता है आपका कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय, बेगूसराय। अब हम लोग कांवर झील के बारे में जान जाते हैं कि कांवर झील का एरिया है 16 किलोमीटर स्क्वायर, 16 किलोमीटर स्क्वायर। और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है, जैसे गंडक नदी है यहाँ पे, समझिए गंडक नदी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक, समझिएगा इसको, गोखुर झील का निर्माण समझता है, ऐसे चल रहा है, इसको बोलते हैं नदी का विसर्पण, नदी का विसर्पण, सांप की आकृति बना के चलती है, ठीक। अब क्या होता है, ये आसपास की मिट्टी को काटती है, आसपास की मिट्टी को काटेगी, इसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, इतना दूर का पार्ट, ठीक है, ये अपने आसपास के नदी को काटेगी,
विसर्पित करते हुए थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये और एरिया कवर कर लेगी, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे समझिए, यहाँ की और ये विसर्पित होगी तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ साल बाद ये और विसर्पित होगी, और विसर्पित होने के बाद एक समय में वो ऐसी हो जाएगी पूरा, यानी कि एक के ऊपर एक। और ये एक बार यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर ये मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी उसके बाद ये अपना ऐसे ऐसे अलग हो जाएगी नदी के विसर्पण से, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण कर देगी, और इस झील को बोलते हैं गोखुर झील, गोखुर झील। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ताजा पानी का गोखुर झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील, यही कांवर झील बेगूसराय में है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ है गंडक नदी के विसर्पण से, गंडक नदी के विसर्पण से। ठीक। और ये भी याद रखना है कि ये बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल है, बिहार का पहला रामसर स्थल है, रामसर स्थल। रामसर स्थल उसको बोलते हैं जो एक वेटलैंड होता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता। रामसर कहाँ है जगह, ईरान में एक जगह है। ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था वेटलैंड को बचाने के लिए, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। ठीक है। इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो अब यहाँ समझिएगा कि बिहार का एकमात्र पहला रामसर स्थल कौन है, वही कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय। क्यों है ये प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। ठीक है। अब चलिए बिहार का सारा झील देख लेते हैं, झील देख लेते हैं बिहार का, कौन कौन सा झील है फेमस। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए कांवर झील, बेगूसराय। दूसरा गोगा बिल या घोघा झील, गोगा बिल या घोघा झील, दोनों एक ही नाम। ये है कटिहार, कटिहार, घोंघा काट लेगा, कटिहार, कटिहार। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान झील, ये कहाँ पर है, दरभंगा, दरभंगा में। ये भी प्रवासी पक्षी के लिए, याद रखिएगा, ये भी प्रवासी पक्षी के लिए है, और ये भी प्रवासी पक्षी के लिए, 2 झील प्रवासी पक्षी के लिए है। चौथा, चौथा घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील जो है राजगीर में है, और राजगीर कहाँ है, नालंदा में। ये भी आपको याद रखना है। पांचवा अनुपम झील, अनुपम झील है आपको कैमूर में, कैमूर। छठा नंबर सिमरी झील, सिमरी झील है सहरसा में, सिमरी झील है सहरसा में। सातवां नंबर जगतपुर झील, जगतपुर झील,
जगतपुर झील आपको भागलपुर में, भागलपुर में जगतपुर झील भागलपुर। 8वां मोती झील, मोती झील, मोती से मोतिहारी, मोती से मोतिहारी, मोती झील मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ है? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। 9 नंबर सरैया मन, सरैया मन झील, सरैया मन झील है बेतिया, और बेतिया कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। 7वां नंबर 10वां नंबर पिपरा मन, पिपरा मन झील, पिपरा मन झील है मोतिहारी, मोतिहारी है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ बिहार का सारा झील कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? सोने का भंडार जानिए तो जमुई में है, सोने का भंडार जमुई में है। चलिए खनिज देख लेते हैं। खनिज बहुत बार देखे हैं, रिवीजन मारेंगे तुरंत एकदम स्पीड में। सबसे पहले चूना पत्थर, चूना पत्थर रोहतास कैमूर, कैमूर में भी कहाँ? भभुआ। और मुंगेर, मुंगेर में कहाँ? खड़गपुर की पहाड़ी। रोहतास कैमूर मुंगेर, रोहतास कैमूर मुंगेर। दूसरा पाइराइट, पाइराइट एकमात्र रोहतास, एकमात्र वाला जरूर याद करना है, पाइराइट एकमात्र रोहतास। तीसरा, तीसरा मत है अभ्रक, अभ्रक में आपका आ जाएगा कोडरमा से सटा हुआ जिला, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। चौथा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के लिए तो भागलपुर फेमस है, चीनी मिट्टी। सबसे पहले आपको भागलपुर याद रखना है, फिर भागलपुर के बगल में बांका याद रखना है, और मुंगेर लगभग बहुत जगह आ जाता है, तो मुंगेर को तो साइड में रखिए, वो तो सब जगह घुस जाता है। भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। 5वां क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का बात करें तो मुंगेर, जमुई, गया। इसमें मेन है मुंगेर, मुंगेर में भी कौन? खड़गपुर की पहाड़ी। 6ठा नंबर बॉक्साइट, बॉक्साइट में है मुंगेर, मुंगेर। 7वां नंबर सोना, सोना में तो हम लोग जाने गए, जमुई, जमुई का कौन सा जिला? करमिटिया जिला, करमिटिया जिला नहीं क्षेत्र, करमिटिया क्षेत्र, करमिटिया क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। तो सोना में हो गया कौन? जमुई, जमुई का करमिटिया, उसके बाद मुंगेर और पश्चिमी चंपारण, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। 8वां नंबर शोरा, सोरा में हो जाएगा आपका सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, एक पूर्णिया भी आ जाता है इसमें। सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, इसके बाद पूर्णिया भी आ जाता है, लेकिन पूर्णिया लिखे नहीं हो। 9वां क्वार्ज, क्वार्ज में बात करें तो जमुई, नवादा और गया। ये आपको दिमाग में बैठाना है कि जहां भी आपको अभ्रक मिलेगा वहां पे क्वार्ज मिलेगा, इस ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। अभ्रक जहां मिलेगा वहां क्वार्ज मिलेगा। अगला यूरेनियम, यूरेनियम भी वही है, गया और नवादा, गया और नवादा।
झारखंड में जादूगोरा माइंस है, यूरेनियम के लिए फेमस। 11 में स्लेट। याद रखिएगा, स्लेट और बॉक्साइट के लिए मुंगेर है। यहाँ बॉक्साइट जहाँ लिखे हैं वहीं पर स्लेट भी लिख देते हैं। स्लेट में भी मुंगेर है फेमस। 11 नंबर। मैंगनीज। नीज। मैंगनीज में गया और मुंगेर। गया और मुंगेर। मैंगनीज में गया और मुंगेर। 12 नंबर। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में भी मुंगेर। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में भी मुंगेर। गलेना। गलेना लेड का एस्क है, और गलेना के लिए बांका। गलेना के लिए बांका। एक जिला है बांका। 13 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और आपका नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 3 एरिया वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, और ये तीनों एरिया नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र में आता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम्म, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी भागलपुर को बोलते हैं। सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को। अब उद्योग हम लोग देख लेते हैं एक बार। सारा उद्योग एक बार देख लेते हैं। चमड़ा। सबसे पहले चमड़ा का बात करें। चमड़ा। चमड़ा कहाँ हो जाएगा? पटना और मुजफ्फरपुर। चमड़ा के लिए पटना और मुजफ्फरपुर। दूसरा, चीनी। चीनी के लिए सबसे पहले हो जाएगा गन्ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण में होता है, तो पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, और फिर उसी का बगल में सारण। तीसरा, कागज। कागज समस्तीपुर, रोहतास, फिर दरभंगा। रेशम। यहाँ पे कौन टसर सिल्क मिलता है? टसर सिल्क। टसर सिल्क। टसर सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर। और टसर सिल्क जो है, इसमें नंबर 1 है झारखंड। याद रखिएगा, टसर सिल्क में 1 नंबर पर आता है झारखंड। लेकिन बिहार में बात करेंगे तो भागलपुर। पांचवा, सिल्क भी हो गया। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र यानी कि कॉटन। कॉटन में हो जाएगा गया, पटना, सिवान, भागलपुर। गया, पटना, सिवान, भागलपुर। सीमेंट। औषधि पहले देख लेते हैं। औषधि, दवाई। दवाई में चमड़ा का उल्टा हो जाएगा दवाई। मुजफ्फरपुर, पटना। मुजफ्फरपुर और पटना। चमड़ा में था पटना, मुजफ्फरपुर, और दब औषधि में जाए मुजफ्फरपुर, पटना। उल्टा हो जाएगा। सातवां, सीमेंट। सीमेंट में हम लोग जानते हैं डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास में। डेहरी ऑन सोन में था, रोहतास में। 8वां नंबर, उर्वरक। उर्वरक के लिए तो हमको पता है, बरौनी बेगूसराय में। बरौनी बेगूसराय में। प्लाईवुड। प्लाईवुड में हो जाएगा हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। हाजीपुर, पूर्णिया और पटना। 10वां नंबर पे है कालीन। 10वां नंबर पे है कालीन। कालीन मिलेगा आपको ओबड़ा। ओबड़ा औरंगाबाद में है। ओबड़ा औरंगाबाद में है। और उसके बाद तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन भी आपको मिलेगा बरौनी। इसको यहीं पे कर देते हैं। बरौनी में क्या मिलेगा? तेल शोधन।
तेल शोधन कारखाना, बरौनी बेगूसराय। तो ये आपका बिहार में उद्योग है, औद्योगिक इकाई और क्षेत्र है। वस्त्र का बात करें तो वस्त्र उद्योग में बिहार का फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। और बिहार में भागलपुर जो है रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए। ठीक है। टसर रेशम। ठीक है। रेशम जो है बिहार में, रेशम तीन तरह का रेशम है। मलबरी, तसर और अंडी। मलबरी, तसर और अंडी तीन तरह का रेशम है। ठीक। मलबरी जो है वो बहुत कम उत्पादन होता है, केवल 2 टन। 2 टन। टसर का उत्पादन 47 टन और अंडी का उत्पादन 17 टन। ठीक है। और रेशम ओवरऑल देखा जाए रेशम में तो भागलपुर है, भागलपुर है टॉप पे। और टसर रेशम में बांका है टॉप पे, बांका है टॉप पे। मलबरी में सहरसा और अंडी में मुजफ्फरपुर। ये आपको रेशम का चीज याद कर लेना है। अब उद्योग में बात करें तो चीनी उद्योग देख लेते हैं। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग जो है वो बिहार का पहला चीनी उद्योग जो है 1904 में खुलता है। कहाँ पे? मढ़ौरा, सारण में स्थापित। चीनी उद्योग जो सबसे फर्स्ट वाला है 1904 में मढ़ौरा, सारण में। 1904 में मढ़ौरा, सारण में खुलता है। और 2021-22 का जो अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें हम लोग को ये पता चलता है कि 11 चीनी मिल है बिहार में। चीनी मिल, 11 चीनी मिल। इसमें 10 चालू है, 10 चालू है। और आप लोग इस बार का चीनी उत्पादन कितना है ये कमेंट कीजिएगा। चीनी उत्पादन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम लोग जाते हैं तो चीनी का उत्पादन यहाँ देखिए। गन्ना उत्पादन 214.76 लाख टन। चीनी उत्पादन तो नहीं पता। गन्ना उत्पादन 214 लाख टन। अब देखिए चीनी आ गया दूध, दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग। ठीक है। दुग्ध उद्योग का भी यहाँ देखिए कितना है आपका दूध का उत्पादन, 125 लाख टन। 125 लाख टन अभी लेटेस्ट सर्वे है। ये लेटेस्ट सर्वे 2022-23 के हिसाब से, 23-24 के हिसाब से, 2023-24 के हिसाब से हम बता रहे हैं। जूट उद्योग, जूट उद्योग कहाँ कहाँ है? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। 3 जगह पर है। पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में 3 जगह जूट उद्योग है। जूट वहीं होगा जहाँ पर पानी ज्यादा पड़ेगा। तो पानी पड़ता है आपका किशनगंज वाले एरिया में। ठीक है। पानी का जमाव होना चाहिए, पानी जमा हुआ होना चाहिए जूट के लिए। और जूट में आपको राज्य में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल और 2 पर है बिहार। यानी कि वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान आता है जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन में। और पूर्णिया में आपको एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। जूट पार्क कहाँ पर है? जूट पार्क पूर्णिया में।
ये भी आपको याद रखना है। जूट पार्क पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। साक्षरता दर। आप इस क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर हो जाएगा 51.5%। समझते हैं बिहार में साक्षरता दर। साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है। और अगर इसमें हम लोग मेल और फीमेल में डिवाइड कर दें तो नहीं मैक्सिमम डिवाइड कर दें, सबसे ज़्यादा है रोहतास में और सबसे कम है पूर्णिया में। मैक्सिमम है आपका रोहतास में साक्षरता दर और मिनिमम है आपका पूर्णिया में। रोहतास और पूर्णिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर इसको हम मेल और फीमेल में डिवाइड कर दें, मेल और फीमेल, तो 61.8 जो है वो 51 और 71 के बीच में है। तो मेल का हो जाएगा 71.2% और फीमेल का हो जाएगा 51.5%। यानी कि 71 और 51 के बीच में 61 आता है। 71 और 51 के बीच में ये 61 आता है यहाँ पे। तो यही हम लोग को ट्रिक लगाना है। और मेल में मैक्सिमम हो जाएगा वही रोहतास पूर्णिया। रोहतास पूर्णिया जो ओवरऑल है, मैक्सिमम और मिनिमम वही है। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पुरुष में और पूर्णिया सबसे कम। फीमेल में बात करें तो रोहतास और पूर्णिया नहीं, सहरसा। ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। यानी कि आप समझिए रोहतास जो है तीनों में, चाहे आप इसका ओवरऑल ले लीजिए, ये ओवरऑल है, रोहतास 1 पर है। मेल का बात कीजिए पुरुष का तो भी रोहतास 1 पर है। फीमेल का बात कीजिए तो भी रोहतास 1 पर है। लेकिन महिला में क्या बोलते हैं, मिनिमम का बात करें तो पूर्णिया ओवरऑल है। पुरुष में भी पूर्णिया है आपका, लेकिन महिला में सहरसा हो जाता है। यहाँ पर आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। और आपका एकमात्र जिला रोहतास जो है, आपका एकमात्र जिला जिसका साक्षरता दर भारत के साक्षरता दर से अधिक है। साक्षरता दर से अधिक है और कोई जिला नहीं है कि भारत के साक्षरता दर से अधिक है। और बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8% भारत में लास्ट पोजीशन पर है। यानी कि भारत में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। सबसे खराब जो है वो बिहार का ही है। सबसे अच्छा किसका है? भारत फर्स्ट केरल का है। चाहे पुरुष का बात करें, साक्षरता दर बेस्ट किसका है? साक्षरता दर बेस्ट किसका है भारत में? तो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है केरल में। और चाहे मेल का बात करें चाहे फीमेल का बात करें, दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में केरल नंबर 1 पर है। आगे आ जाते हैं। अगला, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार गलत कथन को पकड़ना है। तो ये तो उस समय का है, हम लोग अभी इसको लेटेस्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। इसको पढ़ेंगे अभी के परिदृश्य में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 नहीं, हम लोग पढ़ेंगे 2023-24। इसको हटा देंगे 23-24 के अनुसार। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या कंडीशन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में जो है 20% और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सेदारी 20% और तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी 60%। 20, 20 और 60 याद रखना है। और अगर हम लोग बढ़ोतरी का बात करें तो 6.7% इंक्रीज किया है। ये आपका द्वितीय क्षेत्र जो है लगभग सेम है, 6.8% इंक्रीज किया है। और इसका बात करें तो 13% इंक्रीज किया है।
यानी कि 6 6 13 6 6 13 6.7 6.8 और 13.0 इतना परसेंट इंक्रीज किया है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये डाटा याद करना है। अगला 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का बात किया है। ये भी हम लोग 2023-24 का पढ़ेंगे, 2023-24 का डाटा पढ़ेंगे। कुल प्राप्ति और कुल खर्च। कुल प्राप्ति जो है आपका 2,78,925। कुल खर्च जो है 2,78,725। देखिए कितना सिमिलरिटी है, 2,78,925 और 2,78,725। लास्ट में पॉइंट 72, यहाँ पे भी पॉइंट 72 करोड़। पॉइंट वाला हम लोग नहीं याद करेंगे, पॉइंट वाला नहीं याद करेंगे, इतना करोड़। ठीक। और इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको, कैपिटल गेन यानी कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। और इसी को राजस्व प्राप्ति बोले और पूंजीगत प्राप्ति। यहाँ पर भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों में आपका लगभग लगभग सेम, 2,26,798। और ये कितना है, 52,127। उसी तरह यहाँ पे 2,25,676। और यहाँ पर 530,48, ये करोड़ में है। ठीक है, तो ये कुल प्राप्ति और कुल खर्च का डाटा यही है। अब अगर इसमें हम लोग बात करें राजस्व प्राप्ति में, केंद्रीय कर में बिहार का हिस्सा कितना है। बिहार का हिस्सा 11,30,11 करोड़, लगभग आधा। इसका लगभग आधा, इसका लगभग आधा जो है हम लोग केंद्र दे देता है टैक्स के रूप में। और आपका अगर बात करें राजस्व बजट, तो राजस्व बजट है आपका 21,41 करोड़, जो कि लगभग 0.11% है। दोनों में आपको याद रखना, प्रतिशत में भी। और राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, यह है 29,095, ये 2,90,95, 2,90,95, 2,90,95 याद कर लीजिए, 2,90,95। और परसेंटेज में बात करें 2.98%, 2.98%। ये आपका VVI है। यहाँ पर वही ऑप्शन रहेगा जो 2.98% होगा। ठीक है, ये पुराना डाटा नहीं पढ़ना है, नया डाटा पढ़ना, तो यही है नया डाटा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 7 निश्चय पार्ट 2। 7 निश्चय योजना पार्ट 2। सात निश्चय योजना पार्ट 2, इसका सातों हम लोग को याद रख लेना है। सातों निश्चय क्या है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2, पार्ट 2, इसका सातों निश्चय हम लोग को याद रखना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला नंबर सही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हम लोग को कोड वर्ड याद रखना है युवा, यानी कि यूथ के बारे में बोला है, यूथ के बारे में। ठीक। दूसरा, सशक्त महिला सक्षम महिला,
दूसरा भी सही है। महिला के बारे में बोला है, दूसरा कोडवर्ड महिला के बारे में। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सक्षम महिला, यानी कि दूसरा जो है महिला के बारे में, दूसरा का कोडवर्ड हो गया महिला। ठीक। तीसरा, हर खेत तक पानी, हर खेत में सिंचाई का पानी, तीसरा भी सही है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी सही है। तो सिंचाई का पानी। चौथा, गांव के बारे में बोलेगा फिर शहर के बारे में बोलेगा। कौन सा हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो डी नंबर हिस्सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। वायु मार्ग के बारे में बात नहीं किया है। चौथा नंबर बात किया गांव के बारे में। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव के बारे में बात किया है। पहले युवा, फिर महिला, फिर सिंचाई का पानी, फिर गांव। गांव के बाद शहर का बात करेगा। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, विकसित शहर, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा नंबर, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि अगला जो है स्वास्थ्य के लिए बात किया है। सातवां, सातवां है कनेक्टिविटी होगी आसान, कनेक्टिविटी होगी आसान, कनेक्टिविटी होगी, यानी कि चौथा जो है कनेक्टिविटी के बारे में बात किया है। कनेक्टिविटी के बारे में, यानी कि ये हमारा वायु मार्ग भी सही है, ये भी सही है आपका डी नंबर, यानी कि आंसर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें वो कनेक्टिविटी में वायु मार्ग आ जाएगा। तो इसका सात निश्चय का कोड वर्ड क्या हो गया, कोड वर्ड हो गया युवा। पहला कोड युवा, फिर महिला, फिर सिंचाई का पानी, हर खेत में जाएगा, फिर गांव, फिर शहर, फिर स्वास्थ्य, फिर कनेक्टिविटी। ये आपको दिमाग में रखना है, ऐसे ही याद होगा। सात निश्चय योजना पार्ट 2 हो गया खत्म। अगला, अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में इसको सजाना है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय, तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय समझ लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। कैसे निकलता है, ये निकलेगा कैसे, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये होता है। ये दो तरीके से है। पहला मौद्रिक पर कैपिटा इनकम, दूसरा वास्तविक, वास्तविक पर कैपिटा इनकम। मौद्रिक पर कैपिटा इनकम और वास्तविक पर कैपिटा इनकम। मौद्रिक का बात करें तो ये कितना है, 59,637 रुपया। और वास्तविक का बात करें तो 85,119 रुपया। प्रतिशत का बात करें तो इसमें 13.9% की वृद्धि हुई है। इसमें बात करें तो 9.07% की वृद्धि हुई है। इस दोनों को याद रखना है, दोनों को याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है संपूर्ण भारत का, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम में 6.3% का वृद्धि हुआ है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम में 6.3% का वृद्धि हुआ है। अब आते हैं किसको संपन्न बोलेंगे और किसको हम लोग गरीब बोलेंगे। तो जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा उसको बोलेंगे अमीर, यानी कि संपन्न। तो सबसे ज्यादा संपन्न हो जाएगा पटना। कितना है इसका पर कैपिटा इनकम, 1,14,541 रुपया। पटना सबसे ज्यादा अमीर है। पटना के बाद बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद मुंगेर।
मुंगेर, PBM, पटना बेगूसराय मुंगेर, पटना बेगूसराय मुंगेर। और सबसे गरीब का बात करें, शिवहर, शिवहर का इनकम 18,980 रुपया पर कैपिटा इनकम। शिवहर के से ज़्यादा अमीर है अररिया, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, SAS। तो आप ये याद रखिए, शिवहर का पर कैपिटा इनकम 18,980 रुपया। और यह देखिए, शिवहर जो है, शिवहर से पटना का पर कैपिटा इनकम लगभग 6 गुना है, लगभग 6 गुना है। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। यहाँ पर आपको सजाने बोला है कि प्रति व्यक्ति आय को अवरोही क्रम में, मतलब कि ऊपर से नीचे में सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा शिवहर, है ना, शिवहर, शिवहर तो सबसे लास्ट में, शिवहर, शिवहर के बाद अररिया, अररिया कहाँ गया, शिवहर, अररिया, शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। ये उस साल का है, इस साल का नहीं है। तो शिवहर सबसे लास्ट में यही आएगा, ए नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, शिवहर, अररिया। पिछले बार भी शिवहर सबसे लास्ट था, तो यही आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, आजाद दस्ता के बारे में बोल रहा है। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये समझ लेते हैं। आजाद दस्ता, आजाद दस्ता ये था क्या? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय आजाद दस्ता का गठन किया, किसने किया? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण। और कहाँ किया? नेपाल में बकरी की टापू पर, बकरी का टापू पर। ये भी आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण नेपाल में बकरी का टापू पर इसका गठन किया। और उद्देश्य क्या था आजाद दस्ता का? उद्देश्य तोड़फोड़ की कार्रवाई, यानी कि सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करना, नष्ट करना, यानी कि इसका काम ही क्या था? तोड़-फोड़ करना, संचार साधन को नष्ट करना। जो भी कम्युनिकेशन का मीन्स होता है, उसको खत्म कर देना। संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अब इसमें क्या होता है, जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया जाता है, इसके चलते, आधार दस्ता का गठन करने के चलते, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में, जेल में। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है कि ये हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो ये 9 नवंबर 1942 को, दीपावली की रात, 5 मित्रों के साथ, 5 साथियों के साथ हजारीबाग की दीवार फांदकर भाग गए। हजारीबाग की दीवार फांदकर भाग गए। दीपावली की रात भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 साथी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 9 नवंबर 1942 भी पूछा हुआ क्वेश्चन। पूछा कब भागे थे? 9 नवंबर 1942। किस पर्व में? दीपावली की रात में। कितने साथियों के साथ? 5 साथियों के साथ। और पांचों साथियों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन है? पहला है रामानंदन मिश्र, रामानंदन मिश्र। दूसरा सूरज नारायण सिंह, सूरज नारायण सिंह। तीसरा है योगेंद्र शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल। चौथा है गुलाबी सोनार, गुलाबी सोनार।
अब पांचवा है शालिग्राम सिंह। शालिग्राम सिंह। तो ये सब जो है, ये पांच सब मिलकर भाग गए। नेपाल दस्ता में नेपाल में जो आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर था, वो कहाँ पर गठित हुआ? तो आपको ये भी याद रखना है, नेपाल में जो प्रशिक्षण का शिविर था आजाद दस्ता का, आजाद दस्ता का काम था प्रशिक्षण देना, ठीक है, तोड़ फोड़ के लिए। तो आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर जो है, शिविर, वो कहाँ लगा था? वो लगा था आपका कौन सा जगह था, राजविलास जंगल। हाँ, राजविलास जंगल में, राजविलास जंगल में, ये आपको याद रखना है। नेपाल के राजविलास जंगल में प्रशिक्षण शिविर था, यहीं पे सिखाया जाता था। ठीक है, अब क्या क्या सिखाता था इसमें? सिखाता क्या क्या था? छापामार युद्ध, छापामार युद्ध पद्धति, यानी कि इसी को बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति। तो छापामार युद्ध पद्धति सिखाता था, जो आपका छत्रपति शिवाजी भी इसी युद्ध पद्धति का यूज करते थे, और रानी गाइडिनल्यू जो थी, वो भी इसी युद्ध पद्धति को यूज करती थी। और इसमें आपको अग्नि अस्त्रों को चलाने के लिए, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा शिक्षा दी जाती थी। यानी कि आपको एक तो छापामार युद्ध पद्धति और एक अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा। और इस दोनों का शिक्षा देते कौन थे? निदेशक, निदेशक कौन थे इसका? सरदार नित्यानंद सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह, यही ये सब चीज सिखाते थे, नित्यानंद सिंह। ठीक, अगला, आजाद दस्ता में टोटल कौन कौन आदमी थे? मेंबर्स कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण सबसे पहले हो गए, संस्थापक। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, काम क्या था? रेडियो का प्रचार करना, रेडियो प्रचार, अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, और कौन थे इसमें? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, और कौन थे? सूरज नारायण सिंह, जो जेल से भागे थे ये, सूरज नारायण सिंह, ये यहाँ भी थे, सूरज नारायण सिंह। और आपका एक और जेल से भागे थे आपका रामानंद मिश्रा, ये भी थे, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, अरुणा आसफ अली, और कौन कौन थे? अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन। टोटल इतने आदमी थे जो इसके मेंबर्स थे आजाद दस्ता के। और रेडियो से प्रचार करते थे कौन? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके मेंबर्स को जो है 1943 तक, 1943 ईस्वी तक सब गिरफ्तार हो गए, सब गिरफ्तार हो गए, टोटल मेंबर गिरफ्तार हो गए। तो आजाद दस्ता जो धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, कम पड़ गया। अब आजाद दस्ता का यही है आपका टोटल, इतना ही चीज है। तो आज का मेरा टोटल टॉपिक जो था वो इतना ही था। तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। लगभग लगभग मैंने हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर किया है, और कोशिश किया कि हर टॉपिक को आप लोगों के सामने अच्छे से पेश करूं। तो चलिए, यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। पढ़िए अच्छे से, बीपीएससी निकालिए, और अच्छा से अच्छा पोस्ट लीजिए। मेरा वीडियो का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। चलिए, आज का वीडियो इतना ही करते हैं। अगला वीडियो लेकर आएंगे 67 बीपीएससी का कैंसिल्ड एग्जाम वाला। ठीक है।